आज हम हिंदी कक्षा 10 समास और समास के प्रकार को आज हम समझेंगे। समास के प्रकार तो बहुत हैं, लेकिन आज हम 3 समास को समझने वाले हैं। नंबर 1 है द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास और तीसरा तत्पुरुष समास। यह 3 समास को आज हम समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें भी 3 समास हम समझेंगे। तो पहले बात करते हैं हम आज समास। समास किसे कहते हैं? तो समास की व्याख्या है, समास के शब्दों यानी कि पदों का परस्पर संबंध प्रकट करने की जो क्रिया होती है, जो विग्रह होता है, जोड़े शब्द को हमने जो विग्रह किया, उस विग्रह करते शब्द को समास कहते हैं। तो पहला समास है द्वंद्व समास। नीचे दिए हुए वाक्य हम पढ़ेंगे तो अधिक हमको समझ में आएगा। वाक्य नंबर 1, सफलता के लिए उसने रात दिन एक कर दिया। दूसरा वाक्य, वह अपने माता पिता की बात नहीं टालता। तीसरा वाक्य, मंदिर में हमने राधा कृष्ण के दर्शन किए। चौथा, खेल में हार जीत तो होती ही रहती है। पांचवा, उन्हें लाभ हानि की चिंता नहीं थी। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने 5 वाक्य को पढ़ा। उसमें शब्द पर रेखांकित एक रेखा बताई गई है, जो रात दिन, माता पिता, राधा कृष्ण, हार जीत, लाभ हानि। ऊपर के वाक्यों में रेखांकित सामासिक शब्दों पर ध्यान देना आवश्यक है। इन सामासिक शब्दों में दोनों पद शब्द एक प्रधान है, अर्थात इन शब्दों के बीच समानता का एक संबंध है। इस प्रकार के समास में दोनों शब्दों के बीच आने वाला जो समुच्चय बोधक और अथवा या लुप्त रहता है, ऐसे समासों का विग्रह इस प्रकार करते हैं। नंबर 1, रात दिन। तो उत्तर है रात और दिन, बीच में हमने और शब्द का उपयोग किया। दूसरा है माता पिता, तो माता और पिता। तीसरा, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। चौथा, हार जीत, हार या जीत। पांचवा, लाभ हानि, लाभ या हानि। तो इस प्रकार के समास को द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास का विग्रह करते समय दूसरे पदों के बीच और या अथवा अवयवों का शब्दों का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास के दोनों पद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण हो सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देखें कि भाई बहन, तो भाई और बहन एक संज्ञा के रूप में है। हम तुम, तो हम और तुम एक सर्वनाम के रूप में। तीसरा, भला बुरा, भला या बुरा विशेषण है। चौथा, ऊपर नीचे, तो ऊपर या नीचे एक क्रिया विशेषण के रूप में है। तो कभी कभी द्वंद्व समास में 2 शब्दों से अधिक पद भी होते हैं, जैसे तन मन धन। इस समास का विग्रह भी ऊपर बताए गए तरीके से ही होता है, जैसे तन और मन और धन। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर समास एक द्वंद्व समास को हमने समझा। अब हम बात करते हैं दूसरे समास की। दूसरा समास है द्विगु समास। तो हम व्याख्या और उदाहरण के रूप में जानते हैं और समझते हैं। कुछ सामासिक शब्द संख्यावाची शब्दों की सहायता से बनते हैं, जैसे कि एक पंचतत्व
5 तत्वों का समूह। दूसरा, त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। तीसरा, सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। चौथा, दोपहर, 2 पहरों का समूह। 5, नवरात्रि, 9 यानी कि 9 रातों का समूह। तो इन समासों के उदाहरण रूप में आपने देखा कि पहला पद जो होता है क्रमशः वह पंच यानी कि 5, त्रि यानी कि 3, सप्त यानी कि 7, 2 और 9 जो है यह शब्द संख्यावाची पद है। इनके दूसरे पद के रूप में क्रमशः तत्व, भुवन, ऋषि, पहर और रात्रि ये संज्ञा पद लगाए गए हैं। प्रत्येक समास का पहला पद दूसरे पद की संख्या सूचित करता है। ऐसे समास को हम द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास के कुछ अन्य उदाहरण देखें तो एक, चौराहा, तो 4 राहों का समूह। 5, दूसरा, पंचवटी, 5 वटों यानी कि वट वृक्षों का एक समूह। तीसरा, षडरस, षड यानी कि 6 रसों का समूह। चौथा, अष्टधातु यानी कि 8 धातुओं का समूह। 5वां, त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समूह। तो इस तरह से हम उदाहरण के रूप में जो देखे उसमें संख्यावाचक शब्द आते हैं। संख्यावाची शब्द की सहायता से ये शब्द बनते हैं और आगे की जो संख्या होती है वह प्रत्येक शब्द में संख्या शब्द होने की वजह से हम उसको द्विगु समास कह सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। जो भी हमने शब्द पढ़ा और समझा उसकी व्याख्या समझी। पंच, त्रि, सप्त, 2, 9 ये शब्द संख्यावाचक है और संख्यावाचक होने के कारण उसको हम द्विगु समास कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं तत्पुरुष समास। तो 2 समास हमने समझे, द्वंद्व समास और द्विगु समास। तीसरा है तत्पुरुष समास। देखते हैं, नीचे उदाहरण दिए गए हैं। नीचे दिए गए हुए उदाहरण वाक्य हम पढ़ते हैं। नंबर 1, राजपुत्र ने अपना वचन निभाया। दूसरा, देवी मुंडमाला पहने हुई थी। तीसरा, सुख प्राप्त व्यक्ति कब किसी की परवाह करता है। चौथा, मुनि ध्यान मग्न थे। 5वां, उनका व्यवहार प्रेमपूर्ण था। तो उपर्युक्त 5 वाक्य हैं। उपर्युक्त वाक्यों के रेखांकित जो पद है, सामासिक जो शब्द हैं, उनका विग्रह निम्न प्रकार से होता है। नंबर 1 है राजपुत्र, तो राज का पुत्र। दूसरा, मुंडमाला, तो मुंडों की माला। तीसरा, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। चौथा, ध्यान मग्न, तो ध्यान में मग्न। 5वां, प्रेम पूर्ण, प्रेम से पूर्ण। इन समासों के विग्रह में का, की, को, में से इन कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है। का और की विभक्तियां संबंध कारक विभक्तियां हैं। को विभक्ति कर्म कारक है और में विभक्ति अधिकरण कारक विभक्ति है। से विभक्ति करण कारक है। तो सामासिक शब्दों में इन जो विभक्तियों का उपयोग होता है और शब्दों का जो लोप हो गया है, इसकी वजह से तत्पुरुष समास बनते हैं। यानी कि हम व्याख्या समझें तो ऊपर जो सामासिक शब्द जो दिए गए हैं उनका पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है तथा पहले पद की कारक विभक्ति का लोप हुआ है, यानी कि वह शब्द जो है वह गायब हो गया है, लोप हो गया है। ऐसे समासों को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास का एक अन्य प्रकार भी है जिसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। जब तत्पुरुष समास का दूसरा पद ऐसा कृदंत को जिसका स्वतंत्र उपयोग
न हो सकता हो तब उस समास को हम उपपद समास कहते हैं। जैसे गिरिधर, तो गिरि को धारण करने वाला। दूसरा है राजनीतिज्ञ, तो राजनीति को जानने वाला। मनोहर, तो मन को हरने वाला। तो इस तरह से तत्पुरुष समास बनता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने 3 समास के प्रकार को समझा है, उसकी व्याख्या, उसका नियम और थोड़े बहुत हमने उदाहरण भी समझे हैं। आगे की जो नया वीडियो मैं बनाऊंगा, उस वीडियो में हम अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास और मध्यम पदलोपी समास को हम समझेंगे। तो यह जो 3 जो समास हमने आज समझे हैं, उसका अध्ययन करना, प्रैक्टिस करना, समझना, उसके उदाहरण, जो व्याख्या है, जो नियम है, उसको बरोबर आप समझना, कंठस्थ करना और घर पे प्रैक्टिस करना, तब वह आ सकते हैं और एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं वह हम अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ 3 समास हमने आज समझे हैं। नए टॉपिक में हम जो आगे के अव्ययीभाव समास है, कर्मधारय समास, मध्यम पदलोपी समास और बहुव्रीहि समास है, उनको हम समझेंगे। तो यहाँ आज का वीडियो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। नए वीडियो में हम फिर मिलेंगे। मैं इजाज़त लेता हूँ। अलविदा, नमस्कार।